प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सिक्स्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है जल। तो बेटा हम जल चैप्टर में हम कर रहे थे कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, पानी कैसे वापस हमारे पास आता है। अब हम करने जा रहे हैं कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती है, जबकि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत अधिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से नदियों, झीलों एवं तालाबों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसा होने से जल के एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांव और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा, मानव जीवन की अपार हानि होती है। दिख रहा है बेटा आपको ये चित्र दिखा रखा है कुछ छोटा सा। उसके बाद देखिए बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्राय जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलाशय जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करती है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। देखो बेटा, अब हमने देखा कि बहुत अधिक वर्षा हो तो क्या होगा। अब हम देखेंगे वर्षा अगर बिल्कुल भी ना हो लंबे समय तक तो क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय के लिए वर्षा न हो तो क्या होगा। वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है। क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है। हम इसे अकाल या सूखा कहते हैं। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है। अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों की सहायता से मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए कि सूखा कहाँ कहाँ पड़ता है, किस किस प्रकार से सरकार उसको मैनेज करती है। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं और मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है बेटा, तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने की लंबी लंबी कतारों का दिखना एक साधारण सी बात हो गई है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। ठीक है बेटा। तो वर्षा जल को किस प्रकार से हम एकत्र कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसको काम में ला सकते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। आपने आज यहाँ तक पढ़ना है बस। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।